हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा पर आधारित होगी। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिलता रहे। तो बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, ऊष्मा। ऊष्मा होता क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण प्रभावित होती है। तापांतर मतलब दो वस्तुओं के तापों में अंतर। जैसे मान लेते हैं एक राड यहाँ पर है, एक राड यहाँ पर है। इस राड 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है और यह राड 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो जो अधिक उच्च ताप वाली होगी उसमें से ऊर्जा निम्न ताप की ओर जाएगी और इनके मध्य तापांतर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस का। 100 में से 50 घटाएंगे 50, वो तापांतर होगा। और जो ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उत्पन्न होती है, यानी कि स्थानांतरित होती है, वह तापांतर के कारण होती है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 50, यानी कि अधिक में से कम वस्तु, यानी कि ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। जैसा कि हमने बताया, ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में भी मापते हैं। मुख्यतः ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी में मापा जाता है। जूल को मापा जाता है सामान्यतः ऊर्जा जो होती है जूल, यानी कि जो ऊष्मा है वही प्रकार की ऊर्जा ही है, इसलिए उसका मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल भी होता है। बात करते हैं कैलोरी क्या है। तो ये कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं 1 किलो कैलोरी। 1 कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं 1 कैलोरी। आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पर 14.5 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका तात्पर्य यहाँ से यही निकलता है 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं 1 कैलोरी। जो 1 कैलोरी का मान होता है मुख्यतः होता है 4.18 जूल के। 1 कैलोरी का मान 4.18 जूल के बराबर होता है। यहाँ पर डायरेक्टली 4.2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दशमलव के बाद के अंक यदि 5 से बड़े हों तो डायरेक्टली एक उसके पहले वाले अंक में ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा था 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब इसे किलो कैलोरी में बदलना है तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। जिस प्रकार से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब किलो में बदलते हैं तो 1000 से हमें गुणा करनी पड़ती है, यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। जब इसे हम बदलते हैं 1 किलो कैलोरी बोलते हैं तो हो जाएगा 4.2 गुणे 10 पे 3 जूल, क्योंकि 1000 में होते हैं 3 जीरो। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता है विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट होता है विशिष्ट, जिसका स्थान कुछ उच्च लेवल का हो। तो बात करते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा की। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न कर दे। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम इकाई द्रव्यमान, इकाई मतलब 1 होता है और इकाई ताप मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 इकाई द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यानी कि यहाँ पर जो सूत्र लिखा है S बराबर Q बाई एम इंटू डेल टी। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं Q बराबर MS डेल टी, जहाँ यम होती है वस्तु का द्रव्यमान है, S विशिष्ट ऊष्मा, डेल टी ताप वृद्धि और Q ऊष्मा होती है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से ही हमने इसकी परिभाषा का डिनोट किया। S बराबर Q बाई एम इंटू डेल टी। यम का मान हमने 1 रखा और डेल टी का मान भी 1 डिग्री सेल्सियस रखा। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता
जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। अब जान लेते हैं क्यों होती है। क्योंकि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः कैलोरी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम अथवा 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होगी। तो यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, सामान्यतः होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम अथवा 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अब जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत कह बोल दिया, नियत आयतन यानी कि आयतन का मान बदलता नहीं है, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी आयतन की। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इसमें यम द्रव्यमान के लिए एक गैस का आयतन नियत रहता है। इसे हम एसबी से, विशिष्ट ऊष्मा को हम सामान्यतः दर्शाते हैं यस से। कहीं कहीं पे आपको सी भी डिनोट किया हुआ मिलेगा विशिष्ट ऊष्मा को। यहाँ पर जो दिया है एस भी, यानी कि नियत आयतन पर उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है। एक होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जहाँ दाब यानी कि प्रेशर नियत हो। इसमें यम द्रव्यमान के लिए एक गैस का दाब होता है, नियत होता है। इसे एस पी से डिनोट करते हैं। इस पी मतलब प्रेशर, एस मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट, नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्मा। बात कर लेते हैं ऊष्माधारिता की। तो ऊष्माधारिता क्या होती है। धारिता मतलब ग्रहण करना, जाहिर सी बात है। किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में अंतर यही है। ऊष्माधारिता में विशिष्ट ऊष्मा में पूछा जाता है कि किसी वस्तु की 1 ग्राम 1 इकाई द्रव्यमान का ताप इकाई ताप वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा में जो द्रव्यमान होता है वो भी इकाई होता है, ताप यानी कि डेल्टी वो भी इकाई होता है। जबकि ऊष्माधारिता की बात करते हैं तो ऊष्माधारिता का परिभाषा कुछ अलग होता है। इसमें बोला जाता है किसी वस्तु की कुल मात्रा यम का मान कितना भी हो सकता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता जो होती है वह वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि ऊष्माधारिता का मात्रक हो जाएगा कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा जूल प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा जूल प्रति केल्विन, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस में खानों की संख्या होती है बराबर, जो कि 100 होती है। इसलिए जितना सेल्सियस में मान होगा उतना ही केल्विन में मान होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक आता है मोलीय ऊष्मीय धारिता। मोलीय ऊष्मीय धारिता। अब यहाँ पर आगे मोल क्या होते हैं जान लेते हैं। तो किसी वस्तु के भार तथा उस वस्तु के अणुभार के अनुपात को कहते हैं मोल। मोल को संख्या, किसी वस्तु के भार W तथा उस वस्तु के अणुभार यम के अनुपात को कहते हैं हम उस वस्तु की मोलों की संख्या। जैसे हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन की मोलों की संख्या निकालते हैं तो कहीं दे देता है जो 10 ग्राम नाइट्रोजन के मोलों की संख्या होगी। तो मोलों की संख्या एन से डिनोट करते हैं। 10 ग्राम नाइट्रोजन यानी कि 10 रखते हैं। मोल इसका अनुभार कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है कितना, 7 दूना 14। तो 14 दूना यहाँ पर होगा 28, क्योंकि नाइट्रोजन का अनुभार होता है 14 दूना 28, यानी जब इससे भाग देंगे हम तो हमारे पास आएगी मोलों की संख्या। तो किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को ऊष्मीय मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी वस्तु के यानी कि केवल मोल की बात करते तो केवल गैसों में, अधिकांशतः गैसों में मोलों की संख्या होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को उसकी मोलीय ऊष्माधारिता कहा जाता है। इसे हम C से निरूपित करते हैं। अब ऊपर बोला हमने जो विशिष्ट ऊष्मा को यस अथवा C से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जो मोलीय ऊष्मी होती है ऊष्माधारिता उसे हम कहते हैं C से। जिस प्रकार विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल प्रति किग्रा केल्विन है, ठीक उसी प्रकार से वह तरल मोलीय, उसी तरह से मोलीय ऊष्मीयधारिता का SI मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अंतर क्या दिखा इसमें, केवल यहाँ पर किग्रा, यहाँ पर मोल।
तो यह किसी वस्तु में जिसका भार होता है, लेकिन गैसों में होती है अधिकांशतः मोलों की संख्या होती है। अब मोलीय ऊष्मीय धारिता भी दो प्रकार की होती हैं, नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मीय धारिता और नियत दाब पर मोलीय ऊष्मीय धारिता होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मीय धारिता। नियत आयतन मतलब वहाँ पर आयतन नियत रहेंगे। नियत आयतन वाली किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को उस गैस की मोलीय ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, किसी गैस के नियत आयतन वाले 1 मोल की ऊष्माधारिता जितनी होती है, उस ऊष्माधारिता को हम कहते हैं नियत आयतन पर मोलीय ऊष्मीय धारिता। इसे हम डायरेक्टली डिनोट करते हैं CV से। V मतलब वैल्यूम, C मतलब ऊष्मीय धारिता। नियत दाब पर मोलीय ऊष्मीय धारिता क्या होती है, तो नियत दाब, इसमें दाब नियत रहेंगे, बदलते नहीं हैं। किसी गैस के 1 मोल की ऊष्माधारिता को उस गैस की मोलीय ऊष्मीय धारिता कहते हैं। इसे CP से डिनोट करते हैं। P मतलब प्रेशर और C से हम डिनोट करते हैं ऊष्माधारिता को। यहाँ पर कुछ सारणी में दिए गए तथ्यों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, मोलीय ऊष्माधारिता को डिनोट करते हैं C से। तो हम देख लेते हैं क्या किया है। तो संकेत दिया है SI गणितीय, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इकाई गणितीय समीकरण दिया है। SV मतलब नियत आयतन पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अथवा ऊष्माधारिता। तो इसमें हम इसका मात्रक होता क्या, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति किग्रा केल्विन। SV को जब हम क्वांटिटी वैल्यू में डिनोट करते हैं तो होता है SV बराबर डेल क्यू बाई एम इंटू डेल टी, जहाँ डेल क्यू है वह ऊष्मा परिवर्तन है, ऊष्मा परिवर्तन, डेल टी है ताप परिवर्तन, एम उस वस्तु का द्रव्यमान है। नियत ताप पर सेम वही होती है और मात्रक भी सेम होते हैं। और आते हैं मोलीय ऊष्मीय धारिता, जिसमें मोलों की संख्या से जुड़ी बातें करते हैं। तो जूल प्रति मोल केल्विन होता है इसका मात्रक। ये होता है CV मतलब नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। जो CV का मान होता है डेल क्यू बाई EN इंटू डेल टी, EN है मोलों की संख्या। अब मान लेते हैं देता हाइड्रोजन की मोलों की संख्या कितनी होगी, तो उसमें निकालते हैं हम EN बराबर निकालेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन का भार यानी कि W और हाइड्रोजन का अणुभार यानी कि M। इस फार्मूले से हम मोलों की संख्या को पहले निकालते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। कुछ नोट पॉइंट है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है, सारणी में यह मोलों की संख्या है। जैसा कि हमने बताया आपको, ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, ऊष्मामापी, तो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की उतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है, जितनी की ऊष्मा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। तो ऊष्मामापी का जल तुल्यांक जल की उस द्रव्यमान के बराबर होती है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ठीक उतनी ही मात्रा ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी जितनी कि हम ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। मान लेते हैं एक ऊष्मामापी है, इसमें जल भरा है, जल का द्रव्यमान यम है और ऊष्मामापी का द्रव्यमान कैपिटल M है। तो सीधी सी बात का है कि जल M है, यानी कि जल के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्यों ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक जो होती है ऊष्मामापी, इसका द्रव्यमान ये कैपिटल M है। तो इस द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक होती है ऊष्मा की, उसी ऊष्मा को हम कहते हैं ऊष्मामापी का जल तुल्यांक, यानी कि दोनों में ऊष्मा बराबर होती है। यदि किसी ऊष्मामापी का द्रव्यमान m ग्राम लिया है तथा उसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा m इंटू S होगी। आवश्यक ऊष्मा यानी कि ऊष्माधारिता का सूत्र होता है m इंटू S। ऊष्मा की यह मात्रा m इंटू S ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगी। अतः ऊष्मामापी का जल तुल्यांक होता है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, होता है m इंटू S ग्राम के, m इंटू S ग्राम। यहाँ m जल का द्रव्यमान होता है और S होती है जल की विशिष्ट ऊष्मा, जो सबसे अधिक होती है अन्य पदार्थों की अपेक्षा। ऊष्माधारिता तथा जल तुल्यांक के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, परंतु इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं। ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक, इनके संख्यात्मक मान बराबर होंगे परंतु इनके मात्रक भिन्न भिन्न होते हैं।
यहाँ पर आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जानने से पहले हम जान लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा अन्य पदार्थों की। तो जैसे बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा पूछ ले क्वेश्चन में कितना होता है, तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 2100 जूल प्रति किग्रा केल्विन के बराबर। ये तो बर्फ कोई। पारा Hg का पूछ लेता, पारा का होता है 140, लेड यानी कि शीशा का होता है 130, लोहा का होता है 460, केरोसिन तेल मिट्टी का तेल का होता है 210, जल का होता है 4200। यानी कि सबसे अधिक होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद हम देखें तो बर्फ, क्योंकि जल से ही कन्वर्ट होता है बर्फ, तो बर्फ की होती है। उसके बाद होती है लोहा की, उसके बाद होती है केरोसिन तेल, उसके बाद पारा, उसके बाद लेड यानी कि शीशा। क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे सबसे अधिक जल की विशिष्ट ऊष्मा किसकी है। ऑप्शन में जल दे देगा, लोहा दे देगा, पारा दे देगा। तो आपका सही जवाब होना चाहिए वहाँ पर जल, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अन्य पदार्थों की अपेक्षा होती है सबसे अधिक। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छिपा हुआ, जैसे नाम से पता है, गुप्त ऊष्मा, छिपा हुआ ऊष्मा। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम के स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। गुप्त ऊष्मा उन पदार्थों की होती है जिनमें अवस्था परिवर्तन हो। अवस्था मतलब जैसे जल है, बर्फ बन रहे हैं, बर्फ से जल बन रहे हैं, ठोस है, द्रव में पिघल रहे हैं, द्रव से ठोस बनाया जा रहा है। इस प्रकार के जिनकी अवस्था में परिवर्तन हो, वहाँ पर होती है गुप्त ऊष्मा। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम के स्थिर ताप पर, ताप नियत रहता है, अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे सामान्यतः यल से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक होते हैं कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम अथवा जूल प्रति किग्रा होते हैं। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान यम मान लिया जाए, गुप्त ऊष्मा यल हो, तो इस पदार्थ का एक निश्चित ताप पर अवस्था परिवर्तन में ली गई अथवा दी गई ऊष्मा होती है। या तो गुप्त ऊष्मा ली जाती है अथवा दी जाती है। मान लेते हैं बर्फ से भरा हुआ एक पिंड है, उसमें हम लेके रॉड टब रखा है जिसमें बर्फ रखा है, उसमें हम लोहे की रॉड को डालें, तो यहाँ पर जो बर्फ से गुप्त ऊष्मा लोहा ग्रहण करता है, यानी कि वो लेता है, और बर्फ देता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा दी गई होती है अथवा ली गई होती है। गुप्त ऊष्मा, यहाँ पर दी गई ऊष्मा का मान होता है Q बराबर ml, जहाँ यल गुप्त ऊष्मा, यम पदार्थ का द्रव्यमान होता है। अब गुप्त ऊष्मा की बात कर लें तो गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।